नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने बस्तर स्थित ट्राइफेड पार्क के वन धन सम्मेलन में वन धन विकास केंद्रों को किया पुरस्कृत। राज्यपाल से केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। और आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कमर छठ का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब के अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आवास और शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बस्तर के बाबू सेमरा स्थित ट्राइफेड पार्क के वन धन सम्मेलन में वन धन विकास केंद्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये ट्राइफेड पार्क पूरे देश में एक आदर्श फूड पार्क के रूप में स्थापित होगा, जो अपने उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के कारण बस्तर के नाम को पूरे देश और दुनिया को परिचित कराने के अलावा स्वरोजगार प्रदान कराने वाला महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा। श्री मुंडा ने कहा कि ट्राइफेड प्रदेश में एकमात्र लघु वनोपज उत्पाद केंद्र के रूप में इसकी संकल्पना को साकार करने जा रहा है। ये उत्पादन केंद्र के रूप में राज्य का केंद्र बनेगा। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में वनोपज उत्पाद को बाजार उपलब्ध होगा। ट्राइफेड के माध्यम से लघु वनोपज, एथनिक प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट आदि के परिष्कृत उत्पाद को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बंधन स्व सहायता समूहों और बंधन क्लस्टर के जरिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों को उद्यमिता विकास से जोड़ा जाएगा। के माध्यम से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को चला रहा है, जिसमें कौशल विकास के कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास है। जनजातीय क्षेत्रों का उद्यमिता विकास, खुद से वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से मजबूत हो, ये लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 71 स्थानों का चयन किया गया है। हमने इस राज्य में इस बार शिक्षा के लिए नए बहुत सारे एकलव्य मॉडल स्कूल की स्वीकृति दी है। अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि 71 स्थानों का चयन पूरा कर लिया गया है, सब जगह मिल गई है और उस पर कार्य प्रारंभ होगा। एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से एक विद्यालय परिसर में लगभग 480 विद्यार्थी होंगे, बालक एवं बालिकाएं, और सीबीएसई पैटर्न पर उनका पूरा एजुकेशन दिया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। और उसी कैंपस में इस तरीके से खेल को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी बहुआयामी व्यक्तित्व को निर्माण के लिए उनके जो सारे ऐसे संभावनाएं हैं उसको उभारा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लोहंडीगुड़ा विकासखंड के धुरा गांव में बंधन समिति के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना।
राज्यपाल अनुसुईया उइके से केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और वहां के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि ये आदिवासी बहुल राज्य है जिसकी परंपराएं अनूठी हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की बनाई गई कलाकृतियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से यहाँ के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की भी आग्रह किया। गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष श्री त्रिवेदी ने राज्यपाल को गुजरात आने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को शॉल और श्रीफल भेंट किया। वहीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए चलाए जा रहे केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात का प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आया हुआ है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 62 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ 3 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 18 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 17 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 60 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं तथा उसने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके और भेजे जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके मौजूद हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। इसके बावजूद टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। राज्य के बाहर से आने वालों की जांच और उनकी मॉनिटरिंग को लेकर भी विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। कोंडागांव जिले में 16,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों का कहना है कि बीमा राशि का भुगतान होने के कारण प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से उत्पादन प्रभावित होने पर भी नुकसान नहीं होता। 2 से 3 साल से मिल रहा है। पिछले 2021 में 8,000 मुझे लाभ मिला था और उससे पहले साल भी मिला था और यहाँ काफ़ी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला था और इस साल प्राय सभी किसान फसल बीमा किए हैं इसका लाभ और दूसरे गांव का भी किसान लोग लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 3 साल हो गया करता हूँ। फसल नुकसान हो गया तो मेरे को 6,000 रुपया मिल गया। बीमा कंपनी के अधिकारी अजय मेश्राम ने बताया कि पिछले वर्ष जिले के 16,308 किसानों ने बीमा करवाया था, जिन्हें कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में 6 करोड़ 78 लाख की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 27,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। अंतिम तिथि तक करीब 30,000 किसानों के पंजीयन की संभावना है। लाभान्वित कृषक जो है 16,308 कृषक लाभान्वित हुए थे, जिनका लाभान्वित राशि पूरे जिला पे 6 करोड़ 78 लाख 15,464 रुपए लगभग सभी किसानों को मुआवजा के रूप में उनके डायरेक्ट उनके किसान के खाते में पहुंचाया गया है हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और इस वर्ष भी 2021 पे हमने लगभग 7/8/2021 के कवरेज पे हमने 27,956 किसानों को अभी तक की स्थिति में उनका बीमा पोर्टल पे एंट्री हो चुका है। गौरतलब है कि योजना में पंजीयन के लिए बुआई प्रमाण पत्र, B1, B2 फार्म, आधार कार्ड और पासबुक की छाया प्रति जमा करनी होगी।
भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बस्तर जिले के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा बस्तर जिले के बकावंड में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्तर लोक कला मंडली नगरनार द्वारा आज गीत संगीत व नृत्य के माध्यम से देश की आजादी के आंदोलन में अपने कुर्बानी देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए ग्रामीणों को इनके बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा केंद्र सरकार के जन हितैषी योजनाओं से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी देशभक्ति गीत और नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों की वाहवाही लूटी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं की पेंटिंग, रंगोली, क्विक प्रश्नावली तथा महिलाओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता भी हुई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दौड़ का भी आयोजन हुआ। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। बस्तर लोक कला मंडली नगरनार की कलाकार मनीषा नेताम ने कहा कि लोक कला के माध्यम से अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लोगों को आजादी के महत्व की जानकारी देते हैं, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे गुजरात के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार झावेरचंद मेघानी के बारे में। झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। आज प्रदेश में हलषष्ठी यानी कमरछठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संतान प्राप्ति और संतान की कुशलता के लिए भादो मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन गाय से प्राप्त उत्पादों का सेवन नहीं किया जाता और न ही हल चली जमीन से उपजा आहार ग्रहण किया जाता है। ये पर्व वास्तव में प्रकृति के संरक्षण का पर्व है। नदी, तालाब और जंगल का दृश्य बनाकर हलषष्ठी की पूजा की जाती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कमरछठ के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर माताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री उइके ने कहा है कि माताएं इस अवसर पर अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना से ये व्रत रखती हैं। राज्यपाल ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो माताओं की कामना को पूरी करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी माताओं को कमरछठ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हलषष्ठी बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रख कर प्रार्थना करती हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्योहार कमरछठ के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन घरों और मंदिरों में माताएं इकट्ठा होकर सगरी की पूजा करती हैं। श्री बघेल ने कहा है कि बचाव ही सुरक्षा है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी माताएं बहनें पूजा के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।